पॉलिटी लक्ष्मीकांत 6 एडिशन से हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 4th चैप्टर है जिसका नेम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें प्रीएम्बल के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा 4th चैप्टर। 3 चैप्टर के जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। सबसे पहले जो प्रीएम्बल आया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी तक पूछा तो नहीं है कि सबसे पहले कहाँ पे आया था। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था और बाद में धीरे धीरे और दूसरी कंट्रियाँ जो है इसको अडॉप्ट की। इंडिया में जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हुआ था तो उसमें एनके पलखीवाला एंड एक जूरिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो प्रीएम्बल है इट इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रीएम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये किसने बोला है और क्या बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने बोला है कि प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एन ए पलखीवाला एक जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला था ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आता है कि जो प्रीएम्बल आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने पढ़ा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन के बेस पे ये प्रीएम्बल बना हुआ था। और इस प्रीएम्बल को जो अब सवाल उठता है कि आप प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्योंकि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए इसको अमेंड किया जा सकता है। और इसको एक बार, अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में, जिसमें 3 टर्म्स नए ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स कि ये कब अमेंड किया जा सकता है या नहीं, अगर किया जा सकता है तो कितनी बार हुआ है। ये प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। और 3 टर्म्स यहाँ पे ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अगर प्रीएम्बल के बारे में हम देखें तो प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं कि इसमें ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी टर्म्स ऐड किए गए हुए हैं ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में भी जानना है। और हमेशा प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट बना के पूछ लेता है कि ये प्रीएम्बल में मेंशन है या नहीं मेंशन है, और या तो कोई टर्म दे देगा और पूछेगा कि ये किसमें मेंशन है, प्रीएम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में। तो इसमें जितने भी टर्म्स एडेड हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी को पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कि इसमें कौन से टर्म्स जो एडेड है। एक तो सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर फॉर द ऑल सिटीजन। ये कि सारे सिटीजन को सिक्योर करने के लिए क्या सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये टर्म्स ऐड किए गए हैं। इसमें 3 तरीके की जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की गई है। और लिबर्टी जो प्रोवाइड की गई है, लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये ऑलरेडी पूछा गया हुआ है प्रीलिम्स में। और इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करता है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये जो अडॉप्ट किया गया था प्रीएम्बल को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। और बाकी रेस्ट पार्ट को जो जनवरी में अडॉप्ट किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये टर्म्स इसमें मेंशन है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। और ये मेंशन है प्रीलिम्स में कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं। प्रीएम्बल जो है कि इसके जो देखें इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रीएम्बल के, तो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ये बताता है कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो सोर्स है वो क्या है, पीपल है, वो लोग हैं इसके सोर्स। ठीक है, जो पावर है, जो है स्टेट में जो पावर है उसकी सोर्स कौन है, अथॉरिटी की सोर्स कौन है, पीपल, लोग हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में बताया है कि इंडियन स्टेट जो है सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें जो दिए गए हैं स्पेसिफिक, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसके ऑब्जेक्टिव है। और ये जो अडॉप्ट किया गया था हमने देखा 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं प्रीएम्बल के। प्रीएम्बल के कीवर्ड्स देखें तो हमने पहले देखा कीवर्ड्स क्या क्या हैं, सोशलिस्ट हैं,
पहले तो सॉवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे टर्म्स जो है प्रियम्बल में मेंशन है। और ये इसका डेफिनेशन क्या है, इसको ये हमेशा प्रीलिम्स में पूछता है, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। तो इसके बारे में हर टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है कि इंडिया जो कंट्री है, जैसे पहले क्या हुआ, ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी, तो ये सॉवरिन नहीं थी, मतलब ब्रिटिशर्स का इसमें इंटरफेरेंस था हर चीज़ में। तो अब हो गया, फिर इंडिपेंडेंस के बाद हुआ कि इंडिया जो सॉवरिन कंट्री हो गई, नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ द एनी नेशन, ठीक है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये अपने फैसले ये खुद सारे ले सकते हैं, चाहे एक्सटर्नल मुद्दा हो या इंटरनल मुद्दा हो, ठीक है। हालांकि उसके बाद 1949 में हमने देखा कि इंडिया जो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर लिया, कॉमनवेल्थ नेशन को, और यूएनए को ज्वाइन किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से इंडिया के सोवरिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू नो अबाउट फॉर द प्रीलिम्स एंड द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज द सोवरिन। ओके, नेक्स्ट टर्म है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट टर्म इनिशियली पूछ ले कि क्या इनिशियली ये था प्रियम्बल में, तो इनिशियली नहीं था, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था, ठीक है। और इनिशियली अगर हम देखें तो ये नहीं ऐड था, लेकिन फिर भी डीपीएसपी के अकॉर्डिंग जब भी कोई लॉ एंड रूल बनता था तो इस सोशलिस्ट टर्म को हमेशा ध्यान में रख के बनता था, ठीक है। तो सोशलिस्ट एक अगर हम देखें तो सोशलिज्म बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनलिस्टिक सोशलिज्म होता है, लेकिन इंडिया का जो सोशलिज्म अपनाया हुआ है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया हुआ है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमेशा क्या करता है कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। जैसे कि हमारी अगर मिक्स्ड इकोनॉमी देख लें, तो मिक्स्ड इकोनॉमी देखें तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ही एक तरीके से आता है कि जिसमें जो ज़्यादा जो है लोगों को फ़ायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, प्रॉफिट ऑफ व्यू से नहीं देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशलिस्ट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम देखें तो सोशलिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में जो है उसका मीनिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, इग्नोरेंस को एलिमिनेट करना है, डिजीज एंड इनइक्वलिटी जो है और अपॉर्चुनिटी हर किसी को प्रोवाइड करने की, मतलब कि इक्वलिटी की बात की हुई है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इंडिया के सोशलिज्म में 3 तरीके के आते हैं। एक तो मार्क्सिज्म, गांधीयन एंड लेनिन के जो सोशलिज्म आते हैं, इनके आइडियाज आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें प्रभाव किसका देखा गया, गांधी का देखा गया, गांधीज्म का देखा गया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सेकुलर। सेकुलर टर्म भी इनिशियली जो नहीं था, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में लाया गया था। सेकुलर स्टेट की अगर हम बात करें तो इनिशियली भले नहीं था, लेकिन आर्टिकल 25 एंड 28 में जो है इसके बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से लोगों को अपनी जो है कि देखे कास्ट सिस्टम वगैरह की अपने रिलीजन को लेके उनको कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था कि वो इस तरीके के उनके अकॉर्डिंग अपना कि कोई भी रिलीजन वो फॉलो कर सकते हैं। और इवन गवर्नमेंट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोज किसी को भी किसी जैसे कि वैष्णो देवी वगैरह जाना है तो उसमें गवर्नमेंट जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से सेकुलर जो है टर्म्स जो ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेसी जो है वो 2 तरीके को होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में क्या होती है कि ये डायरेक्टली ऑन्ड होती है किसके द्वारा, जो पब्लिक्स होते हैं उनके द्वारा, पीपल्स के द्वारा ये ऑन्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्विट्जरलैंड। इसमें जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, वो रेफरेंडम से, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड द प्लेबिसाइट के बेस पे लिए जाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखें तो जैसे यूएसए हो गया है ना, और इंडिया हो गया, ये सारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसमें क्या होती है कि जनता जो है, पीपल लोग जो है इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरे डेमोक्रेसी को मतलब कि कैसे रूल एंड लॉ जो बना के फिर इम्प्लीमेंट करता है। तो ये इस तरीके की जो डेमोक्रेसी है उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी में ये क्लासिफाई किया गया हुआ मोनार्ची एंड रिपब्लिक, 2 तरीके के होते हैं, एक मोनार्ची एंड रिपब्लिक। मोनार्ची हमने देखा था जैसे ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, जो किंग होता है
और उसी तरीके से फिर उनकी बेटी बेटा जो भी हुआ क्वीन आगे होते हैं, तो एक हायरार्की होती है। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो भी है वो दो तरीके की होती है, एक तो डायरेक्ट होती है और एक मोनार्ची होती है, दूसरा रिपब्लिक जो होती है। तो रिपब्लिक जो है वो इंडिया में है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म्स हमारा जो आता है जस्टिस। जस्टिस देखो तो यहाँ पे जस्टिस जो हमें लिखा हुआ है कि प्रियम्बल में प्रोवाइड करने को क्लियरली मेंशन है कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है। इवन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में भी जस्टिस की बात हुई है, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस जो का मतलब होता है कि किसी को भी इकोनॉमी के बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि कोई बहुत हाई इकोनॉमी वाला है, बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसे है तो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। और अगर हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि अगर हम सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को हम एक में मिक्स कर दें, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस को कंबाइन क्या कहते हैं, डिसरप्टिव जस्टिस। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि द आइडिया ऑफ द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो कहाँ से आए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार जो है पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, इवन यूपीएससी में भी बहुत पहले इसको पूछा जा चुका है। तो सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो आता है वो रशियन रेवोल्यूशन से आता है, जो कि 1917 में हुआ था। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लीज रिमेंबर इट। एंड नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक टर्म लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, उसमें देखा था। इसका मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट में कोई रोक टोक ना हो, फ्रीडम हो, जिसको लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रियम्बल में लिबर्टी के बारे में दिया हुआ है, तो लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, है ना, और फंडामेंटल राइट जो है कि में भी इसको दिया हुआ है, और ये इन्फोर्सेबल है जो कि फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट हमारा आता है, देखो ये भी जिस तरीके से हमने देखा कि रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया था, इसी तरह कुछ टर्म्स जो है 1989 से 1999 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से लिया गया था। जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल में है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हुए हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेजेड टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा मतलब इक्वलिटी का मतलब है कि सबको इक्वल ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि एक पर्सन है यहाँ पे और सेकंड पर्सन है, आप इसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हो और इसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, है ना, तो अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो, तो इसको अनइक्वलिटी बोलते हैं। अगर आप दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो किसी, और प्रियम्बल में देखें तो सिक्योर करता है ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फंडामेंटल राइट में देखे तो हमने देखा था फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है इक्वलिटी की बात क्यों हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस ऑल्सो। एंड फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर ऑफ द लॉ। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 14। ये आर्टिकल्स जो है याद होने ही चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज द मेंशन इज द आर्टिकल 14। एंड सेकेंड है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को भी उसके कास्ट पे, सेक्स पे और प्लेस ऑफ द बर्थ के बेस पे उसको उस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 में है। इस आर्टिकल पे मूवी भी आई हुई थी। थर्ड है इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये आर्टिकल 16 में मेंशन है। एंड डी है एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ द टाइटल, जो कि आर्टिकल 18 में मेंशन है। तो ये जो 4-5 आर्टिकल, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस आर्टिकल बिकॉज इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर फॉर यूपीएससी और फॉर यूपीपीसीएस और एनी पीसीएस एग्जाम्स। तो ये हमारे टर्म्स के बारे में दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट टर्म आता है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, एक दूसरे से भाईचारा रखो। इवन फंडामेंटल ड्यूटी जब ऐड किया गया था आर्टिकल 51 में भी ये लिखा हुआ है कि इट इज शैल बी ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया।
ठीक है, वो उनके में डिस्क्रिमिनेशन ना करो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और द सेक्शनल डाइवर्सिटीज। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर, ये किसमें मेंशन है फंडामेंटल राइट के 15A में। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट हम देखें आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल की क्या सिग्निफिकेंस है? तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था तो उस समय ये बोला गया था कि फिलॉसफी, जो प्रियम्बल है वो फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू है पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजन का कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अगर हम देखें तो सर अलादी कृष्णवैयम अय्यर जो थे, उन्होंने बोला था कि ये कंस्टिट्यूशन, प्रियम्बल टू आवर कंस्टिट्यूशन एक्सप्रेस दैट वी हैड थॉट ए ड्रीम सो लॉन्ग। मतलब प्रियम्बल जो जब आज़ादी के टाइम पे जितना मतलब स्ट्रगल किए थे लोग, मतलब जितना लोगों का ड्रीम था कि आज़ादी के बाद ऐसा होना चाहिए, तो ये सारा किस में दिखता है? सारा दिखता है प्रियम्बल में, कि वो क्या सोचे हुए थे एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अकॉर्डिंग टू द KM मुंशी, ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द प्रियम्बल इज द हॉर्स स्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये हॉर्स स्कोप किसने बोला था? ये KM मुंशी ने बोला था। तो ये कुछ टर्म्स जो किसने बोला है, तो ये खासकर PCS के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इवन UPSC के लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्ट एक स्टेटमेंट में UPSC नहीं पूछेगी, 2-3 स्टेटमेंट दे के पूछेगी या मैच कराने को बोल देगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे। अगर प्रियम्बल देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, हमेशा इस पे डिपेंड होते रहा है इनिशियली। पहले क्या था, बेरूबेरी केस 1960 में आया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर बाद में चल के फिर केशवानंद भारती का केस 1973 में आया था। दोनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बोला गया कि केशवानंद भारती केस में कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको अमेंड किया जा सकता है, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। बाद में LIC इंडिया केस आया था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसमें? केशवानंद भारती केस में एंड LIC इंडिया केस में बोला गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इन द केस ऑफ द बेरूबेरी यूनियन केस 1960 में, तो इसमें ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं, जैसे कि सवाल पूछता है क्या प्रियम्बल कोई पावर प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर के लिए? तो प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। मतलब कि ना तो ये पावर प्रोवाइड करता है कोई लॉ बनाने के लिए, और ना ही तो ये किसी लॉ को बनाने में प्रोहिबिट करता है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट है, क्या करता है? अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है तो उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, DPSP है तो कोई लॉ बनाया जा रहा है तो इसके DPSP को माइंड में रख के लॉ बनाया जाता है। तो कोई पार्ट होता है कि लेजिस्लेचर का कोई प्रोहिबिट करता है और कोई उसको जो है कि सोर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल ना तो सोर्स प्रोवाइड करता है और ना ही प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को। एंड सेकंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट इट इज द नॉट जस्टिसेबल, दैट इज इट इज प्रोविजंस और नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ द लॉ। ना तो ये जस्टिसेबल है और ना ही इसको कोर्ट में जो है इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे UPSC के लिए। तो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हमने देखा कि इसको एक ही बार में अमेंडमेंट किया गया अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें 3 टर्म्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। हमारा 4th चैप्टर खत्म हो गया और 5th चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत 6th एडिशन से हम बहुत जल्दी लेके आएंगे।